नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत उम्दा तरीके से कर रहे होंगे। जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा दोस्तों, सामान्य ज्ञान के कुछ सवालों को आपके साथ में डिस्कस करता हूं। टैट पर मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें कि पुराने जो टैट के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो सवाल सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं उनको मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। हाल ही में दिसंबर के महीने में इसी 3 दिसंबर 2023 को टैट का एग्ज़ाम हुआ और टैट आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ, टीजीटी टैट का। इसमें ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, सामान्य ज्ञान के सवालों को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज इसी कड़ी का तीसरा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अगर आप रेगुलरली विजिट करते हो या वीडियोस आप रेगुलरली देखते हो तो आप देखते होंगे कि 15 क्वेश्चन मैं यूजुअली आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा 30 सवाल इस वीडियो में डिस्कस करने की, क्योंकि इसमें कई सवाल ऐसे हैं जिनको मैं कई बार और डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेता हुआ आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 90 तक मैं अपने पिछले वीडियो में अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 90 तक सामान्य ज्ञान के सवालों को आपके साथ डिस्कस चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 को अगर आप देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 है वे कौन से 3 कारक हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए जन्म, मृत्यु और विवाह। ऑप्शन बी है दोस्तों जन्म, मृत्यु और प्रवास। ऑप्शन सी है जन्म, मृत्यु और प्रत्याशा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बर्थ, डेथ और जो माइग्रेशन है, ये 3 ऐसे कारक हैं, 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन चेंज को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों। भारत में गेहूं उगाई जाती है। ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन बी शीत ऋतु में। ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में। ऑप्शन डी बसंत ऋतु में माफ़ कीजिएगा। और इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत में जो फसलें उगाई जाती हैं, एक होती है भारत में रबी की फसल और दूसरी जो फसल होती है वो होती है खरीफ की फसल। ये जो रबी की फसल होती है ये अक्टूबर के महीने से लेकर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इस फसल को बोया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक फसल जो उगाई जाती है वो गेहूं की फसल उगाई जाती है। और ये इस समय शीत ऋतु का समय है ये। तो इस हिसाब से इस सवाल का जो सही जवाब वो ऑप्शन बी है। इसके अलावा दोस्तों रबी की फसलों में जैसे आलू हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, अलसी हो गया, जौ हो गया, इन फसलों को उगाया जाता है। खरीफ की जो फसल है दोस्तों, ये भारत में जो उगाई जाती है जून से जुलाई के बीच में इस फसल को उगाया जाता है। इसमें यूजुअली चावल हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, ये इत्यादि इन फसलों को उगाया जाता है। इस तरह के सवाल टैट के एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। इन सवालों को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन ए सोना। ऑप्शन बी लौह अयस्क। ऑप्शन सी है चूना पत्थर। ऑप्शन डी कोयला। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन डी है। जीवाश्म ईंधन यानी कि जो फॉसिल फ्यूल, उस फ्यूल को कहते हैं दोस्तों जो जीवों के अवशेषों से बना है। तो जीवों के अवशेषों से जीव जो है, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे आपके जंतु हो दोस्तों, तो इनके अवशेषों से जो जिस टाइप का ईंधन बनता है तो उसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयला जो है लकड़ी से ही बनता है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम हो गया तो ये भी जीवाश्म ईंधन ही है। आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, तो ये जीवाश्म ईंधन ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारतीय संविधान में दिए गए विषयों की कितनी सूचियां दी गई है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो भारतीय संविधान में 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 सूचियां जो भारतीय संविधान में है, एक है जिसको हम कहते हैं केंद्र सूची या फिर इसे संघ सूची भी हम कहते हैं, यूनियन लिस्ट इसको कहा जाता है। दूसरी है राज्य सूची जिसे हम स्टेट सूची भी कहते हैं, स्टेट लिस्ट भी कहते हैं। और तीसरी जो सूची है दोस्तों वो समवर्ती सूची है। तो इन 3 सूचियों का जिक्र जो है भारतीय संविधान में है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो विषय है जिन पे वो काम करेंगे, उन विषयों को डिवाइड किया गया है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो इस तरह से भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं दोस्तों। और अगर ये जो समवर्ती सूची है, ये भारतीय संविधान में आपको सवाल पूछा जा सकता है कि समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित होकर के डाला गया है। तो इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मोटिवेटेड होकर के समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों। जापानी शब्द सुनामी का
क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ज्वार की लहरें, ऑप्शन बी बंदरगाह की लहरें, ऑप्शन सी है दोस्तों विनाशकारी लहरें, ऑप्शन डी है सदी की लहरें। तो सुनामी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बंदरगाह की लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, मंगल पांडे निम्न में से किसके सिपाही थे? ऑप्शन ए रॉयल गोरखा राइफल्स, ऑप्शन बी दोस्तों 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन सी है सिख रेजिमेंट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो मंगल पांडे थे दोस्तों ये बंगाल के रहने वाले थे। बंगाल में जो बैरकपुर छावनी है इसमें 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। मैंने जब टैट पर मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था तो उस समय मुझे लगता है पहला ही सवाल 1857 का जो रिवोल्ट था, 1857 की जो क्रांति थी, इसमें से सवाल मैंने आपको कहा था कि बनते हैं, चाहे वो मंगल पांडे से हो, चाहे वो झांसी की रानी से हो, चाहे वो नाना साहब से हो, चाहे वो तांत्या टोपे से हो। 1857 के विद्रोह में उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, मैंने आपको ये सब कुछ डिटेल में बताया था। तो आप देख सकते हैं सवाल यहाँ से पूछा गया है। कई बार मैं आपको कहता हूँ कि इन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, और कई बार आपने अगर देखा होगा, अगर आपने प्रॉपर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आप देखोगे सवाल, कई ऐसे सवाल हैं जिनको बार बार पूछा जाता है, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार सवाल आते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, और क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 10 मार्च 1930, ऑप्शन बी है दोस्तों 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी है 10 मार्च 1931, ऑप्शन डी है 12 मार्च 1931। तो दांडी मार्च जो है दोस्तों इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 से हुई थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये जो दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। देखिए दोस्तों 1930 में गांधी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये 1930 से 1933-34 तक ये चला था। तो इस आंदोलन का ही हिस्सा था दांडी मार्च, जिसमें महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून, या फिर हम इसको नमक आंदोलन भी कहते हैं, या फिर नमक सत्याग्रह भी हम कह सकते हैं। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि नमक सत्याग्रह या नमक आंदोलन, या गांधी ने जो नमक कानून तोड़ा वो कौन से आंदोलन का हिस्सा था? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था, ध्यान रखिएगा। और ये जो दांडी मार्च महात्मा गांधी ने शुरू किया, इसमें 78 या फिर 79 लोग इसमें थे। ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से और भी सवाल आपको बन सकते हैं इन मूवमेंट से। जैसे 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा एक और आंदोलन चलाया गया था जिसको हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, और क्वेश्चन नंबर 98 है कि लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर भारतीय संविधान की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों, लगातार यदि आप 7 वर्ष तक यदि लगातार विदेश में यदि रहते हैं तो भारत की नागरिकता जो है समाप्त की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, भारत की जो नागरिकता है ये परमानेंट नहीं है, इसको सस्पेंड किया जा सकता है। यदि आप स्वयं नागरिकता का परित्याग करते हैं, भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं, तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या फिर आप युद्ध के समय शत्रु की मदद कर रहे हैं, या फिर आप संविधान का अनादर कर रहे हैं, या फिर जैसे लगातार 7 साल से ज़्यादा समय के लिए आप विदेश में रहते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी सस्पेंड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, और क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है JB कृपलानी, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। JB कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, यहाँ से आपको कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सवाल पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपको पूछा जा सकता है, तो मुस्लिम अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सवाल पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अंग्रेज अध्यक्ष तो पहले थे वो जॉर्ज यूले थे।
आपको सवाल पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट को 1917 में, जब 1916 में 1916 में जब इन्होंने एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, तो उसके बाद 1917 में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया गया और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बताइए। तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सरोजिनी नायडू, जिनको कि हम भारत की नाइटिंगेल भी कहते हैं। तो सरोजिनी नायडू जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1925 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है 1924 में बेलगांव में जो सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की के रूप में इन्होंने अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। इवन कराची अधिवेशन जो है, कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सरदार पटेल के द्वारा की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। 1929 में जो पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया है, पूर्ण स्वराज का जो नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में दिया गया, इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई, ए.ओ. हयूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। यहाँ से भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे लगता है ये सवाल मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, 100 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का संरक्षक है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा सचिव, ऑप्शन डी है भारत का उच्चतम न्यायालय। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भारत के संविधान का संरक्षक इसको कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 101। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसको सौंपता है। ऑप्शन ए उपाध्यक्ष को, ऑप्शन बी अध्यक्ष को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी विधि मंत्री को। ये सवाल मुझे लगता है टैट में रिपीट हुआ है, अगर आप पिछले वीडियोज़ हमारे देखेंगे तो आपको ये सवाल वहाँ पे मिल जाएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है दोस्तों कि रैयत शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है ग्रामीण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रैयत शब्द का जो संबंध है वो किसान से है। देखिए दोस्तों, अगर आपको सवाल पूछा जाए कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये भारत में किसने शुरू की है, तो ये टॉमस मुनरो के द्वारा इसको भारत में शुरू किया गया। 1820 के आसपास जो है ये मद्रास हो गया, मुंबई हो गया और असम के कुछ क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103 है कि फेमा क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा की जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए, एक होता है फेमा, FEMA, और एक जो दूसरा टर्म जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो होता है फेरा, FERA। तो फेमा का जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन अगर आपको सवाल पूछा जाए फेरा, तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो है फेरा की फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 104। वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए अन्ना हजारे, ऑप्शन बी है दोस्तों अनुपम खेर, ऑप्शन सी है कृष्णा राजदान, ऑप्शन डी है कैलाश सत्यार्थी। तो वर्ष 2014 में जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है वो कैलाश सत्यार्थी को मिला। हालांकि कैलाश सत्यार्थी ने ये जो इनके साथ जो नोबेल प्राइज़, आपको मालूम होगा नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल पुरस्कार जो है, एक साथ 3 लोगों को एक क्षेत्र में दिया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को दिया जा सकता है। तो 2014 में जो नोबेल प्राइज़ मिला था ये कैलाश सत्यार्थी के साथ जो मलाला यूसुफजई है, मलाला यूसुफजई, तो इन दोनों को नोबेल प्राइज़ 2014 के लिए दिया गया था शांति के क्षेत्र में। इससे पहले शांति के क्षेत्र में जो भारत के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो मदर टेरेसा को मिला था। मदर टेरेसा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से 1979 में ये पुरस्कार उनको मिला था शांति के क्षेत्र में। ध्यान रखिए, नोबेल पुरस्कारों पर हमने बहुत पिछले वीडियोज़ अगर देखें तो बहुत विस्तृत में बात की है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों इनकी शुरुआत 1901 में की गई और ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं।
नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए। शुरुआत में इनको 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन फिर इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो पिछले वीडियोज़ को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105 माफ़ कीजिएगा, और ये है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वायसराय के रूप में कौन कार्यरत था। ऑप्शन ए है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है दोस्तों लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए दोस्तों, लॉर्ड रिपन इन्होंने 1880 से लेकर 1884 तक इन्होंने भारत में वायसराय के रूप में काम किया है। एक बार इसको आप चेक भी कर लीजिएगा काइंडली। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये 1947 में, जिस समय देश आज़ाद हो रहा था, तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत बुलाया गया था। भारत के वायसराय थे, मैं कहना चाहता हूँ ये तो। और लॉर्ड माउंटबेटन, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब आपको सवाल पूछा गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वायसराय के रूप में कौन कार्यरत था। और ब्रिटिश शासन जो भारत में शुरू होता है, मैंने पहले भी आपको बताया पिछले वीडियो में कि ब्रिटिश शासन 1858 से लेकर के 1947 तक ये ब्रिटिश शासन है। तो इस सवाल का जो जवाब यहाँ पे जो निकल करके आ रहे हैं वो लॉर्ड रिपन और लॉर्ड माउंटबेटन आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सवाल में जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में गलती हो गई है। या तो लॉर्ड रिपन होना चाहिए था या फिर लॉर्ड माउंटबेटन होना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। बंगाल के पहले गवर्नर या पहले गवर्नर जनरल आपको पूछा है वॉरेन हेस्टिंग्स। और लॉर्ड डलहौजी है, इन्होंने 1848 से लेकर 1856 तक 1848 से लेकर 1856 तक ये भारत में गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है कि एमआरपी का अर्थ बताइए, यानी कि फुल फॉर्म आपको पूछी गई है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपको कहा था एमआरपी से, माफ़ कीजिएगा, फुल फॉर्म्स आपको एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। इसी एग्जाम में आपके मुझे लगता है 2 या 3 फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो एमआरपी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। एक होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस और एक होता है एमआरपी और दूसरा होता है एमएसपी। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस और एमएसपी जो है ये है मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो आपको पूछा गया है एमआरपी, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर एमएसपी पूछा गया होता तो इसका जो जवाब होगा मिनिमम सेलिंग प्राइस इसका होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर पे, कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है ये सवाल में भी जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें या तो कुछ मिसप्रिंट हुआ है या फिर ये सवाल मेरे हिसाब से मुझे गलत लग रहा है। देखिए, मानव विकास सूचकांक में जो लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, अब तक जो लेटेस्ट अपडेट हैं उसमें जो पहले नंबर पर जो देश है मानव विकास सूचकांक में, उस देश का नाम है स्विट्ज़रलैंड। और जो दूसरे नंबर पर जो देश है वो नॉर्वे है। अब ये जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से सबसे अच्छा जो सूचकांक है वो श्रीलंका का है। श्रीलंका जो है मुझे लगता है ये 72 या 73वें या फिर 73वें नंबर पर है। भारत का जो इसमें स्थान है वो 132 नंबर पर है। तो अभी देखिए, आपको पूछा गया कौन सा देश जो है प्रथम नंबर पर है, तो आंसर तो इस सवाल का जो स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन इन ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे श्रीलंका बन रहा है। पर आपको प्रथम पूछा गया है तो प्रथम इसका जो आंसर स्विट्ज़रलैंड होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये सवाल इसमें थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो गया है, या फिर आपको इस तरह से पूछा गया होता कि निम्न में से कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर है, तब इसका आंसर जो है श्रीलंका हो सकता था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 108 है, वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है। ऑप्शन ए मध्यमंडल, ऑप्शन बी है दोस्तों आयनमंडल, ऑप्शन सी है क्षोभमंडल, ऑप्शन डी है समताप मंडल। पिछले वीडियोस को देखिएगा, मैंने आपको वायुमंडल की परतें बताई हुई हैं। सबसे नीचे जो परत आती है वो आती है क्षोभमंडल, जिसको हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं मुझे लगता है। और दूसरे नंबर पर जो परत आती है दोस्तों वो समताप मंडल पर आती है। उसके बाद मध्यमंडल आती है, उसके बाद आयनमंडल आती है, उसके बाद वायुमंडल आती है। और जो समताप मंडल है ये दूसरे नंबर की परत है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, जिसमें कि ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109। और क्वेश्चन नंबर 109 है, आईने अकबरी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अब्दुल फजल, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी अलबरूनी। तो आईने अकबरी जो किताब लिखी गई है ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। आईने अकबरी हो गया या अकबरनामा हो गया, ये अबुल फजल के द्वारा ये किताबें लिखी गई हैं। और ये जो दोनों हैं, ये अब्दुल फजल हो गया या फैज़ी हो गया, ये अकबर की जो 9 रत्न हैं उनमें से हैं। अलबरूनी जो है दोस्तों,
अल बरूनी के द्वारा जो किताब लिखी गई है उस किताब का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। हालांकि दोस्तों अल बरूनी जो है, या फिर इसको तहकीक हिंद भी कहते हैं, अल बरूनी ने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें कई किताबें खगोल शास्त्र पर, ज्योतिष शास्त्र पर, गणित पर, या फिर साहित्य एवं अन्य टॉपिक्स पर इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। अल बरूनी को भारतीय इतिहास का प्रथम जानकार भी कहा जाता है। अल बरूनी जो है मोहम्मद गजनबी, जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे 17 टाइम्स, उसके साथ ही भारत आया था। तो जो एग्ज़ाम में कई बार किताब पूछी जाती है वो किताब उल हिंद है। अकबर दोस्तों जितने भी मुग़ल शासक हुए, चाहे बाबर से लेकर के औरंगज़ेब तक कहिए, या फिर बाबर से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय तक कहिए, जो लास्ट मुग़ल शासक हुए भारत में, उनमें से अकबर एक ऐसे शासक थे जो कि अनपढ़ थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो जाहिर सी बात है, जब इनको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है तो ये किताब नहीं लिख सकते हैं। अकबर की जो ऑटोबायोग्राफी है, जिसको हम आईने अकबरी कहते हैं, तो ये अब्दुल फजल ने अकबर के लिए लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। मताधिकार का अधिकार कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए सामाजिक अधिकार, ऑप्शन बी है दोस्तों नैतिक अधिकार, ऑप्शन सी है प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन डी है राजनीतिक अधिकार। तो मताधिकार का जो अधिकार है वो वो राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है, और ये एक कानूनी अधिकार भी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है दोस्तों रामगुप्त, ऑप्शन डी है अशोक। तो अर्थशास्त्र जो किताब लिखी है वो कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य का ही नाम है विष्णुगुप्त, और चाणक्य इनको हम कहते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके गुरु ये थे। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये अशोक के दादा थे। ये भी आपको एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों, मैं कई बार आपको कह चुका हूँ एग्जाम में किताबें पूछी जाती हैं, डेज पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम में तकरीबन हर एग्जाम में कुछ किताबें पूछी गई, 2 या 3 किताबें एग्जाम में पूछी गई टैट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 112 है दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई है, और 1708 में मुझे लगता है जो गुरु गोविंद सिंह थे, सिखों के 10वें गुरु, इनकी मृत्यु हुई है। औरंगजेब जो है इनको भारत में अंतिम वास्तविक मुगल शासक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दोस्तों केरल में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये जो जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही भारत का जो सूर्य मंदिर है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोणार्क, जिसको हम कहते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर, तो ये भारत का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में है, और जगन्नाथ मंदिर भी जो है ये उड़ीसा में ही है। अपने कई वीडियोज़ में कई बार मैं आपको कह चुका हूँ कि जो मंदिर हैं भारत के फेमस मंदिर, उनको आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है दोस्तों असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो बहुत आसान सा सवाल है। रोहतांग दर्रा जो है ये कुल्लू और लाहौल को अलग करता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में जो दर्रा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो दर्रा है वो जोजिला दर्रा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, ये जो लद्दाख में है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे तो आपको मालूम होने चाहिए, कई बार सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक दर्रा है नाथुला, नाथुला जो पास है ये सिक्किम में है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 115 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 115 है कि उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के स्थल पाए जाते हैं? तो ये जो 4 ऑप्शन है दोस्तों, पंपास हो गया, प्रेरी हो गया, स्टेपीज हो गया और डाउन्स हो गया, इनमें से उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम प्रेरी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों जो पंपास है ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में ये पाए जाते हैं, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। इवन दक्षिण अमेरिका में एक तो पंपास होते हैं दोस्तों, दूसरे दक्षिण अमेरिका में सवाना घास के मैदान भी होते हैं। फ़र्क इनमें यह है कि जो सवाना है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, और ये जो पंपास है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। डाउन्स जो है दोस्तों, डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया। और इवन आपका जो स्टेपीज़ है, स्टेपीज़ ये भी अर्जेंटीना के क्षेत्र में पाए जाते हैं, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 116 है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक बनाने वाले को, ऑप्शन बी उत्पादक खरीदने वाले को। बहुत आसान से सवाल है। उत्पादक खरीदने वाले को हम उपभोक्ता कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 117 है दोस्तों,
तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुख्य मुद्दा क्या था? ऑप्शन ए है दोस्तों मछली पकड़ने का अधिकार, ऑप्शन बी है लकड़ी काटने का अधिकार, ऑप्शन सी है चक्का जाम करने का अधिकार, ऑप्शन डी है विस्थापन का अधिकार। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। मत्स्य तवा संघ का जो मुख्य संघर्ष का जो मुद्दा था वो मछली पकड़ने का अधिकार था। हालांकि ये जो इन्होंने संघर्ष किया इसमें इन्होंने चक्का भी जाम किया है, लेकिन जो चक्का जाम किया गया है वो मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर के जो प्रोटेस्ट किया इसके लिए किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। और क्वेश्चन नंबर 118 है शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी फरीद, ऑप्शन सी हुसैन, ऑप्शन डी मिर्ज़ा खान हकीम। अगर आप हमारे सवालों को पिछले वीडियोस को देखेंगे दोस्तों तो ये सवाल मैं डिस्कस कर चुका हूँ, किसको किस नाम से पुकारते थे या किसके बचपन का नाम क्या था। तो अकबर माफ़ कीजिएगा, जो फरीद जो है वो शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम है। इवन जो बीरबल है, बीरबल का जो नाम था वो था महेश दास। पुराने वीडियोस देखिए दोस्तों, उनमें आपको ये सवाल सारे के सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 119। विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी है दोस्तों 1929, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1932। तो देखिए दोस्तों, ये द ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस या द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया था वो 1928 से लेकर के 1928 से लेकर के 1928 से 1934 के बीच में आया। तो मुझे लगता है इन दोनों में से एक इसका सही जवाब है। तो आप एक बार इसको काइंडली, ये तीसरा ऑप्शन भी बन सकता है दोस्तों, आप इसको इस सवाल को एक बार काइंडली चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, और वो है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है दोस्तों बाबा आमटे, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया। इंदिरा गांधी की जो सत्ता थी उसको जड़ से उखाड़ने के लिए ये आह्वान इन्होंने किया था। जयप्रकाश नारायण, इनको हम लोक नायक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लोक नायक, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। मदन मोहन मालवीय जो है इनको हम महामना के नाम से जानते हैं, महामना। मदन मोहन मालवीय ने जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना 1916 में इनके द्वारा की गई। और 1932 में महात्मा गांधी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, उसमें जो मिडिल मैन का जो काम किया था वो मदन मोहन मालवीय ने किया था। स्वामी विवेकानंद पर कई बार मैं सवाल डिस्कस कर चुका हूँ। बाबा आमटे पर जो है बाबा आमटे जो है दोस्तों ये एक समाज सेवी थे, बहुत सम्मानित समाज सेवी थे। तो इन्होंने जो कुष्ठ रोगियों के लिए इन्होंने कई आश्रमों का या कई समुदायों की इन्होंने स्थापना की है। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं, जो एक वीडियो और मैं आपको बनाऊंगा जिसमें कि 30 कोशिश करूंगा उसमें भी 30 के 30 सवालों को डिस्कस करूं। तो इसी तरह से ये आपका जो 3 दिसंबर को जो टैट का एग्ज़ाम हुआ है ये पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब इजाज़त दीजिए, फिर आपके साथ जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय